नमस्कार। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता मनदीप कुमार से। मनदीप कुमार ने फिल्म तुम्हारी सुलू, बाजार, पोस्टर बॉयज, विक्की डूनर में अहम भूमिका निभाई है। मनदीप कुमार का जन्म पंजाब के मुक्तसर में हुआ। मनदीप कुमार ने कॉलेज के समय से ही थिएटर करना शुरू कर दिया था। कई सालों तक थिएटर किया, फिर फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया और इसी बीच डीडी उर्दू के सीरियल बेशुमार से टीवी जगत में कदम रखा और फिल्म में विक्की डोनर में भी नजर आए। फिर 42 साल की उम्र में मुंबई का रुख किया और वहां टीवी सीरियल परवरिश, 51, नागिन, कयामत की रात, कवच, तेरी मेरी एक जिंदड़ी में अहम भूमिका निभाई है। तो फिल्म में तुम्हारी सुलू में विद्या बालन के साथ अभिनय किया, तो वेब सीरीज अरण्यक में रवीना टंडन के साथ और हुज योर डैडी स्पॉटलाइट में भी इंपॉर्टेंट रोल किया है। मनदीप कुमार ने 70 से ज्यादा एड फिल्में की हैं, जिसमें अमिताभ बच्चन के साथ कल्याण ज्वेलर्स, अक्षय कुमार के साथ टाटा मोटर, तापसी पन्नू के साथ लायरा के विज्ञापन फिल्मों में अदाकारी की है। तो बहुत जल्द फिल्म ए जिंदगी और टीवी सीरियल मुंह से छल किए जाए में अहम किरदार में नजर आएंगे। तो आज इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गया अभिनेता मनदीप कुमार। मनदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। जी मनदीप जी, 42 साल की उम्र में आपने मुंबई का रुख किया और कॉलेज के समय में ही आपने थिएटर शुरू कर दिया था। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने जो लंबा सफर रहा, हालांकि इस बीच में आपने बिजनेस, जो फैमिली बिजनेस था, आपने उसको ज्वाइन किया था, लेकिन अक्सर जो इस फील्ड में रहता है कि थिएटर आपने 4-5 साल किया तो उसके बाद जहन में रहता है कि मुझे मुंबई जाना है और मुझे इसी फील्ड में कंटिन्यू करना है। तो 22 साल तक आप अपने आप को कैसे रोक के रखा आपने? देखिए, ये भी एक डेस्टिनी होती है, सबकी जर्नी है। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मेरा एक्टिंग में जब मैं कॉलेज में ज्वाइन किया था, स्कूल तक मेरा कुछ भी ऐसा नहीं था। मैंने स्कूल में किसी फंक्शन में का पार्ट किया हो या स्टेज पे भी किया हूँ। कॉलेज जाते ही वहाँ कॉलेज में पहला फंक्शन था, एनुअल फंक्शन होता है, तो वहाँ हो रहा था। तो बोले कि कुछ आप करना चाहोगे, ग्रुप बैठा हुआ था, तो मैंने जी। बोला हाँ, ये भी करवा दीजिए कुछ। तो वहां से मैंने शुरू किया। फिर हमारे कॉलेज में एक थिएटर ग्रुप था, नाम था दर्पण कला, और उसके डायरेक्टर थे सरदार सुखविंदर चहल जी। वही मेरे गुरु हैं जिन्होंने मुझे एक्टिंग में, थिएटर की एक्टिंग कैसे होती है, थिएटर का एक तरीका कुछ उन्होंने मुझे सिखाया। तो तब तो ये था कि शौकिया तौर पर हम थिएटर करना शुरू करते हैं। तब ऐसा कुछ नहीं था माइंड में कि मुझे आगे जाके एक्टर भी बनना है या मुझे प्रोफेशनल एक्टर बनने के लिए मुंबई भी जाना है। तो थिएटर जब शुरू किया और उसके बाद थिएटर करते करते चीजें खुलती गई। हमारे ग्रुप में से 3-4 लड़के मुंबई भी आए उस टाइम की बात है, 92-93 के आसपास की, अभी 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ जी। तो। लेकिन 1 महीने के बाद वो वापस भी आ गए। आकर मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि वहाँ पे बहुत मुश्किल है, बहुत स्ट्रगल है, ऐसा कोई बात नहीं सुनता जी। तो मेरे माइंड में ऐसा नहीं था कि मुझे भी जाना है या कुछ ऐसा करना है। हाँ। बट एक्टिंग से प्यार हो गया था। पहला प्यार थिएटर था, तो वो किया। फिर मैंने 95 में एमएसडी का भी फॉर्म देने गया था मैं, जब मेरी ग्रेजुएशन हो गई थी दिल्ली। तो एमएसडी का फॉर्म दिया, उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया थे कि आपको उतने प्लेस की होनी चाहिए, आपको उतनी जानकारी होनी चाहिए। मैंने सोचे स्टार और होते हैं, वो ले सकते हैं और थिएटर करते हैं। उसके बाद एमएसडी का सोचते हैं। फिर कुछ ऐसे हालात हुए कि मुझे फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना पड़ा और मेरे स्टडीज के जो लास्ट 2 साल थे वो कोर्सपेंडेंट स्टडीज की मैंने अपने बिजनेस में बैठ कर मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी। तो इस तरह से 98 में मेरी शादी भी हो गई, जब 25 साल का था। फिर फैमिली बिजनेस सब उसमें लग गए। थिएटर जो किया था वो एक तरह का एक जर्नी रह गई थी कि हाँ मैंने ये काम किया है, बट उसके बाद नहीं। लेकिन वो एक बेस बन गया था थिएटर करने से। और उसके बाद मैं 2005 में दूसरे बिजनेस के सिलसिले में गुड़गांव शिफ्ट हो गया था। दिल्ली एनसीआर वहां रहता था, तो वहां भी मैं 5-6 साल से बिजनेस किया। उसके बाद में तो 2011 में मैंने
मुझे किसी ने बताया और दिल्ली में ऑडिशंस होते हैं, तो एक वो अंदर का एक एक्टर का कीड़ा होता है कि जी। कभी मरता नहीं। हाँ। तो फिर मैंने पूछा कि कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, तो वहाँ मैं जाने लगा, 1-2 बार गया। तो जी। वहाँ में एक थिएटर ग्रुप भी ढूंढा, मैंने वहाँ पे कुछ एक शो की रिहर्सल्स भी की, मुझको शो नहीं हो पाया। इसी तरह से करते करते मुझे किसी ने बताया कि जी जी उसके पे एक एपिसोड है, तो आप उनके डायरेक्टर एक एक्टर को देख रहे हैं, आप करना चाहेंगे? तो मैं उनसे मिला, जी। उन्होंने एक छोटा सा मेरा टेस्ट दिया, तो उन्होंने कहा कि चलिए आप फाइनल हो गए हैं तो हम करते हैं। तो वो मेरा पहला बिल्कुल, वो आपका पहला जब टीवी सीरियल था, लेकिन फिर 22 साल के बाद फिर आखिर आपको कैसे लगा? और 42 साल की उम्र में आपने मुंबई का रुख किया था, तो मुंबई जाने से पहले आपको कब लगा कि अब मुझे भी मुंबई जाना चाहिए, और आखिर क्यों लगा? हाँ, वो देखिए 2011 में बता रहा हूँ जैसे, तो 96 में मैंने लास्ट प्ले किया, 2011 15-16 साल मेरे निकल चुके थे बिजनेस करते हुए, फैमिली में इतने इन्वॉल्व हो गए थे। पर जब मैंने ये दिल्ली में मैंने शुरू किया पार्ट टाइम, फिर कॉन्फिडेंस आ गया कि ये मैं कर सकता हूँ। तो मैं गाँव में प्रॉपर्टी डीलिंग के बिजनेस में था, तो जी। मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता था उसमें कि मैं बीच में ये किया करूँ। मैंने पार्ट टाइम किया। 2015 में कुछ काफी रिसेशन आ गया था प्रॉपर्टी लाइन में, तो थोड़ा मुझे लग रहा था कि कुछ लाइन चेंज करनी पड़ेगी या क्या करें। 2014-15 ऐसा लग रहा था। तो फिर मुझे अंदर से ये भी लग रहा था कि शायद ये किसी अच्छे के लिए हो रहा है, और अब मेरा टाइम आ गया कि मुझे एक बार इसमें ट्राई करना चाहिए जो मैं अभी पार्ट टाइम या शौक पर कर रहा हूँ दिल्ली रहते हुए। जी। तो 2015 एंड में ऑफिस में किसी को संभाल के मैं एक बार अकेला यहाँ पे आया। 2 सितंबर को मैं यहाँ पर लैंड किया था, और कोई नहीं जानता था, और बिल्कुल फ्रेशर की तरह मैं यहाँ आया था। सिर्फ ये पता किया कि ऑडिशन कहाँ होते हैं। किसी ने बताया कि ऑडिशन यहाँ होते हैं, यहाँ ऑडिशन होते हैं, यहाँ के आप जाओगे तो यहाँ पे कास्टिंग डायरेक्टर जो अभी बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं फिल्मों के या वेब सीरीज के ऑडिशन करते हैं, आप वहाँ पे जाओ, अपने बारे में बताओ, इंट्रोडक्शन दो, कुछ फोटोज उनको भेजो। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया मुंबई में। अच्छा, कितना समय लगा जब आप मुंबई आए? तो जो पहला आपका ब्रेक था, वो कौन सा ब्रेक था, और कितना समय लगा आपको उस ब्रेक को, फर्स्ट ब्रेक को मिलने में? देखिए मुंबई में आने के बाद मेरे को ये था कि कोई एक पहला ऐसा काम मिलता है जिसकी वजह से मैं यहाँ रुक गया। लेकिन मैं सोच के आया था कि 4-5 महीने 6 महीने ट्राई करूंगा, फिर देखते हैं उसके बाद क्या होता है, क्योंकि फैमिली मेरी अभी भी है। हेलो, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। जी जी जी। तो आने के 1 महीने बाद ही मुझे एक एपिसोडिक शो था, वो भी सब टीवी का, यम है हम। जी। तो उसमें मुझे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक पार्ट मिला था कि आपको करना है। जो उनकी मेन कास्ट थी वो चेंज रहती थी, स्टोरी चेंज होती रहती थी। जी। उस स्टोरी में वो एक कैरेक्टर था। मैं पहले दिन गया तो पूरा दिन मैं बैठा रहा, मेरा नंबर नहीं आया, वो कुछ उनकी अपनी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मेरा शूट नहीं हुआ। और मैं होटल मुंबई में मेरा पहला काम मिला, और पूरा दिन बैठ के मैं वापस जा रहा हूँ। बट नेक्स्ट हुआ, बहुत अच्छा हुआ। जब वो टेलीकास्ट हुआ और अपने आप को मैंने देखा, तो मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं तो कर सकता हूँ, कर सकते हैं, मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। क्योंकि ना तो मैं नर्वस हुआ कैमरे के आगे, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत दिल्ली करके आया था, और यहाँ के लोग बहुत ही सपोर्टिव हैं। आपको अगर थोड़ा बहुत भी आप करते हैं तो वो आपको टेक्निकली और चीजें में हेल्प करते हैं। जी। तो मुझे अच्छा लगा वो एक काम करके। उसके बाद मुझे एड मिलने की शुरू हो गई, फिर मैंने काफी एड की थी। इनफैक्ट मेरे आने के 2 महीने बाद ही मैंने बच्चन साहब के साथ, लोगों को कई साल लग जाता है बच्चन साहब के साथ काम करने में, उनके साथ स्क्रीन शेयर करने में। बट मैं बहुत अपने आप को लकी मानता हूँ कि जनवरी 2016 में मेरे आने के 4 महीने बाद ही मैं उनके साथ खड़े होकर मैंने स्क्रीन शेयर किए एड के दौरान। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा ब्रेक था, उनके साथ में से खड़ा हूँ, उनका आशीर्वाद ले रहा हूँ। अच्छा, बहुत सारे सीरियल किए आपने, खासकर जो एक नागिन है, बड़ा ही पसंदीदा सीरियल है। इसमें आप नागिन के पिता बने थे। मैं नागिन के पिता इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो नागिन का किरदार निभा रही थी निया शर्मा, आप उनके पिता बने थे। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि जब एक लोकप्रिय सीरियल के साथ जुड़ते हैं जो इतना पसंद किया जाता है, जब उसमें काम करने का मौका मिलता है और इतना इंपॉर्टेंट रोल मिलता है, तो जब आप मुंबई आए थे, जो पहले डरे हुए थे इसलिए आप बहुत लंबे समय तक आप नहीं आए, लेकिन जब आपको इस तरह के बड़े रोल मिलते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि जो डिसीजन है मुंबई आने का,
ये सही लिया है? और कहीं ना कहीं टीस तो होती होगी कि 22 साल का जो गैप था बीच का, 20-22 साल का, वो इतना गैप क्यों कर दिया मैंने? मुझे सीधे, जैसे मैंने कॉलेज के बाद रंगमंच शुरू किया, मुझे सीधे मुंबई आ जाना था। नहीं देखिए, वो मैं आपको पहले बताया कि मेरा ऐसा सेट ऑफ माइंड नहीं था कि मुझे एक्टर ही बनना है, जी। क्योंकि फैमिली बिजनेस था और मेरे को बिजनेस में भी शौक था कि हाँ मुझे बिजनेस करना है। और लेकिन देखिए क्या होता है ना, सब एक्टर बनना चाहते हैं, बिल्कुल। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम सोचें कि मैं सोचूं कि मैं आज उठ के वहां चला जाऊं, मेरा थोड़ा माइंड में ये था कि जब तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मैं इस लाइन में जाकर कुछ कर सकता हूँ, जी तब तक मुझे ऐसा नहीं था कि मैं मुंबई यंग एज में आकर यहाँ पर जी। ऐसी स्ट्रगल करूं या कुछ ऐसे मैं हीरो बनने के लिए आऊं, ऐसा कुछ मेरे माइंड में नहीं था। बट ये एक्टिंग से प्यार था, इसलिए जब मैंने एक प्रोफेशन चेंज करने का सोचा तो सबसे पहले देखना चाहिए, नहीं तो अगर हम कोशिश नहीं करते तो फिर हम रिग्रेट करते हैं कि हमने कोशिश ही नहीं की। उसका पछतावा नहीं होता जितना ना करने से होता है कि हमने तो यार ट्राई नहीं किया, करते रहे। जी। और ये लाइन ऐसी है कि बहुत अनसर्टेन लाइन है। आप एक बिजनेस, नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए जो कॉन्फिडेंस जब आपको हुआ कि जब आपको लगा कि मुझे मुंबई जाना चाहिए और जब आप गए, इसलिए मुझे लगता है उम्र का कुछ इससे लेना देना नहीं एक्टिंग का, क्योंकि हर उम्र के किरदार होते हैं और यही कारण है ऐसे इंडस्ट्री में बहुत सारे किरदार हैं जिन्होंने एक अलग तरह की उम्र में अपनी एक पहचान बनाई, जिसमें बोमन ईरानी भी है, क्योंकि जिस उम्र में उनको एक पहचान मिली वो जी बिल्कुल। तो इस तरह के कोई ऐसे उम्र से मैं आपको रिलेटेड बात शेयर भी करना चाहता हूँ जी। ये 2010-11 की बात ही है, जब बोमन ईरानी की अवार्ड फंक्शन में अवार्ड लेने स्टेज पे गए जी, तो उन्होंने कहा कि किसी भी काम के लिए कभी ये मत सोचो कि बहुत देरी हो गई है, नेवर टू बी लेट। तो आप कभी शुरू कर सकते हो। मैंने 38 की एज में एक्टिंग स्टार्ट की और आज मैं अवार्ड लेने यहाँ पे खड़ा हूँ। तो उसने मुझे उस लाइन में बहुत इंस्पायर किया जी। और तब भी मैंने सोचा था कि हाँ भाई इस लाइन में कभी ना कभी तो जरूर जाऊंगा, बट ट्राई जरूर करूंगा। और मैं जब ये सबको बताना भी चाहूंगा कि किसी भी चीज के लिए कभी कोई देरी नहीं होती, कोई एज मैटर नहीं करती जी। अगर जब आप चाहो कि हाँ आपको ये काम करना है, ये आपका सपना है या विचार है, तो आपको कोशिश नहीं, बिल्कुल सही कहा तो जी, बिल्कुल। तो बोमन ईरानी जी की जो बात थी वो आपके जहन में घर कर गई थी और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। अच्छा, एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे, जो लोकप्रिय सीरियल की बात कर रहे थे नागिन, जिसमें आप नागिन के पिता बने थे, यानी कि निया शर्मा के आप पिता बने थे, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा इस फिल्म में? बहुत अच्छा। एक्चुअली बालाजी एक प्रोडक्शन हाउस है, तो नागिन ऐसा शो था जिसकी टीआरपी किसी भी शो की इतनी टीआरपी नहीं हुई थी। नागिन मोनी रॉय से पहले उन्होंने काम किया, आगे आगे उनके सीजन बनते गए। तो नागिन मेरे लिए टीवी में सबसे बड़ा ब्रेक था कि नागिन में मैं कास्ट हुआ हूँ एज ए लीड फादर और बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था मेरा उसमें। मैं पंडित था और उसमें मैं अपनी बेटी की शादी भी खुद ही करवाता हूँ पंडित। अच्छा, ये बताइए कि क्या बहुत सारे सीक्वेंस पिताजी को कभी एहसास नहीं हुआ कि उनकी बेटी नागिन है? वो भी मुझे बाद में रिवील हुआ था, तो स्टोरी लाइन। बट वो अनफॉर्चुनेटली वो सीजन ऐसा था, सीजन 4 था। 2019 नवंबर में शूट शुरू हुआ था और मार्च में लॉकडाउन की वजह से जी वो बीच में गैप आ गया। और फिर उसके बाद जैसे ही आपका शूट शुरू हुआ तो फिर उनको डायरेक्ट क्लाइमेक्स शूट करना पड़ा, क्योंकि सीजन 5 लेके आना था, टाइम हो गया था। चैनल के साथ उनकी पहले बात हुई जी। तो पर फिर भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सुप्रिया शुक्ला बहुत बड़ी फील्ड एक्टर हैं, उन्होंने बहुत फिल्मों में काम किया। वो मेरी वाइफ थी और निया शर्मा मेरी बेटी थी और बाकी स्टार की बहुत बड़ी बड़ी कास्ट। बिल्कुल मनदीप जी, शुरुआत आपने भले गेस्ट अपीयरेंस से की, लेकिन उसके बाद एक एक करके फिर जैसे जैसे आपकी जर्नी बढ़ती गई वैसे वैसे आप बड़े कलाकारों के साथ बड़े रोल में आते गए। विद्या बालन की जो फिल्म थी तुम्हारी सुलू, इसमें भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। इसमें आप विद्या बालन के आप जीजा बने थे, तो कैसा था जीजा साली का रिलेशन इस फिल्म में? देखिए उसमें ये 2017 की बात है, तभी मुझे अपने आप यही लगता था कि अभी थोड़ा प्रेशर हूँ। जब कॉल आया तो उन्होंने कहा कि ये कैरेक्टर तो बहुत सुन के ऐसा लगा कि हाँ ये तो हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। तो उन्होंने मुझे जब फाइनल किया तो इट वाज ड्रीम कम ट्रू। उनके साथ रीडिंग सेशन में हम बैठे
तुम लीडिंग करते थे। उनकी 2 जुड़वा बहनें थी, जी। जिसमें एक तो मैं हस्बैंड था, तो एक मेरे वो साथी बने थे मोटे। हम्म। तो उनके साथ लीडिंग सेशन में बैठना, उनको कब से हम बड़ी बड़ी फिल्मों में देखते आए थे, हाँ। क्योंकि मैं तो अच्छा, फिल्में पहली देखते पहली ही पहली ये बार कह जब था। आप उनसे मुलाकात हुई, जब सेट में, या पहली बार जब भी आपकी उनसे मुलाकात हुई थी, तो क्या कुछ बातचीत हुई थी उस वक्त? बहुत ही ग्राउंडेड है, और वो बहुत आराम से उन्होंने पूछा कि आप कब से हैं, कब कर रहे हैं। मैंने कहा मैं हमको अभी 1 साल ही हुआ है। वो बहुत हैरान हुए कि आप 1 साल हुआ है स्टेज में अभी आए। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कैसे, तो उनके साथ बातें हुई और बहुत अच्छा लगा उनके साथ। जी। और जब भी वो उनको अपने सामने काम करते हुए, इतने पुराने एक्सपीरियंस है उनके, जब उनको काम करते हुए देखते हुए, तो मैं रोज सीखता था। सेट पे मेरा ये है, मैंने अभी तक कोई भी ऐसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली। मैंने जो भी सीखा है काम करते करते सीखा, लोगों को काम करते हुए जी। देखते हुए सीखा है, टेक्निकल बातें कैसे होती हैं, सब चीजें चेक करते हुए सीखा है। तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। मानव को इसमें थे, वो बहुत बड़े थिएटर एक्टर हैं। बहुत मजा आया वो हमारी फिल्म करते हुए। अच्छा, एक तरफ आपने विद्या बालन के साथ काम किया, तो दूसरी तरफ जो वेब सीरीज है अरण्यक, बड़ी खूबसूरत और इंटरेस्टिंग वेब सीरीज है। इसमें आपने रवीना टंडन के साथ काम किया है, डीएसपी बने हैं आप, और रवीना टंडन के बॉस बने हैं आप। तो कैसा उनके साथ एक्सपीरियंस था? क्या आप उनको डांटा तो होगा आपने वेब सीरीज में, क्योंकि डीएसपी बने हैं हाँ, आप? मेरा जब भी सीन होता था मैं उनको सिर्फ डांटता ही था। उसमें रवीना टंडन अच्छा ने अच्छा अच्छा, ये बताइए, जब तो पहली बार बहुत सीन हुआ होगा, तो इतनी बड़ी स्टार है रवीना टंडन, जिनको आप बहुत समय से देखते आ रहे हैं, तो शुरुआत में जब आप कैरेक्टर में होते तो डांटने में क्या थोड़ा सा सॉफ्टनेस था? या फिर आप बिल्कुल देखिए, तरह जब से मजे हुए थे जब आप डीएसपी के एक्टर का किरदार काम में? ये है कि वो स्विच की तरह होता है। जैसे ही एक्शन बोला जाता है, हम उसके हाँ। बाद भूल जाते हैं कि हम क्या हैं और वो क्या है। तो हाँ। उसके बाद वो मेरी जूनियर है और मैं उनसे सीनियर हूँ, और जी। पूरे उसी टोन में बात करते थे। लेकिन जैसे ही कट होता था, फिर वो वो एक और फिर वो सामने आपकी रहता सीनियर हो था। जाती हो कि आप जूनियर हो जाते होंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल वही वही होता था। जी। तो वैसे तो मेरी हम उम्र है वो, हाँ। मेरे से 15 दिन बड़ी है वो, हाँ, 1 लेकिन साल अगर की हम हमारी फिल्म मेरा। इंडस्ट्री की बात करें तो वो आपसे सीनियर ही है, क्योंकि बहुत सालों से इस इंडस्ट्री में है वो। हाँ, बट वो, हाँ, मैं तो उनका ये मान लीजिए, जब उनकी पहली फिल्म आई थी पत्थर की फूल सलमान खान के जी। साथ, वो 18 साल की थी और हम हाँ। तो बच्चे थे उस हिसाब से। हाँ। तो उनको तो देखते देखते अभी बड़े हुए हैं इतने सालों, तो सामने के साथ काम कर रहे थे, तो एक अलग ही ये ऐसा लग रहा था कि हाँ, कि अभी मेरा जो मुझे हाँ। करना था वो मैं अभी कर रहा हूँ। मैं जो हम्म। भी वेब सीरीज में मैंने काम किया, अपने आशुतोष राणा जी, परम चट्टोपाध्याय जो ये जी। इसमें बंगाली एक्टर हैं, बिल्कुल। स्टार हैं, अच्छा मनदीप जी, राखी अक्सर हुसैन, अक्सर नाम बने। कलाकारों का एक सपना रहता है, अक्सर कलाकारों का एक हाँ सपना रहता है कि अमिताभ बच्चन के साथ काम करना है, क्योंकि वो लीजेंड एक्टर हैं। आपको उनके साथ मौका भी मिला काम करने का, एक ऐड फिल्म में आपने उनके साथ काम किया है। तो क्या जब आप मुंबई आए थे तो कुछ चेकलिस्ट आपने जरूर बनाई हुई होगी कि मुझे फिल्म करना है, मुझे इन कलाकारों के साथ काम करना है, इन स्टार के साथ काम करना है? तो मुझे लगता है कि उसमें अमिताभ बच्चन जी का जिक्र तो जरूर होगा कि अमिताभ बच्चन जी के साथ भी आपको काम करना है। हाँ, ये तो देखिए सबका एक सपना रहता है। अभी इंडस्ट्री में जितने भी लोग काम करते हैं, चाहे उन्होंने बहुत काम कर रखा हो, हाँ। तो उनका ये रहता है एक बार, वो तो सबके इंडस्ट्री के भगवान है कि उनके जी। साथ एक बार सीन आए उनके साथ। तो मैं तो कह रहा था कि मैं तो अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मैं तो आने के 4 महीने बाद उनके साथ खड़े रहने का मौका हाँ। मिला और उनका आशीर्वाद लिया। वो एक बहुत बड़ी बात थी। तो वहीं से मुझे लगा कि हाँ, मेरा इस इंडस्ट्री में लक है, तो मुझे यहाँ चाहिए। जी। इनफैक्ट मैं 6 महीने तक अपनी फैमिली भी शिफ्ट कर ली थी। पहले 6 महीने में अकेला रहा। हाँ। बहुत बड़ा काम हाथ में नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने शिफ्ट कर ली इस वजह से कि मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। और जी। अब यही मेरी जो है लाभ, जो मेरा एज प्रोफेशन बिल्कुल। अच्छा अच्छा, मैं ये नहीं पूछूंगा कि आपने उनसे क्या कहा, अमिताभ बच्चन जी ने आपसे क्या कहा। अगर आपकी उनसे चर्चा हुई होगी तो पहली बार जब आप मिले होंगे तो उन्होंने क्या कहा होगा, याद तो होगा जरूर आपको? नहीं, देखिए, उस टाइम ऐसा था, हाँ। वो 4 फैमिलीज बनाई गई थी, वो जी। 4 लैंग्वेजेस थी, हिंदी, तमिल, हाँ। मलयालम। और तो मैं एक तमिल फैमिली का उनका बेटा का कैरेक्टर था। हाँ। तो बस मैं एक फैमिली जाती थी, फिर दूसरी बिठाते थे उनके जी। साथ, वो एक साथ शॉट ले रहे थे। हाँ। तो मैं क्या, पहले उनके मैंने चरण छुए, हाँ। उनसे आशीर्वाद लिया और एकदम से उन्होंने ऐसे हाथ रखा। तो मैंने कहा, आपका आशीर्वाद चाहिए? कहते हैं हाँ जरूर, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, चलिए काम करते हैं। तो उसके बाद हम उनके साथ खड़े रहे। ठीक है, जी। कि
लेकिन वो बहुत ज्यादा बात तो नहीं हो पाई, बस आशीर्वाद मिल गया, इससे बड़ा क्या। बिल्कुल, क्योंकि बहुत कम लोगों को मिलता है उनका आशीर्वाद, वो भी इस तरह से खास स्पेशल स्पेशल तौर पर कि उनके साथ आप जी उनके साथ आप विज्ञापन फिल्म कर रहे हैं और उसमें उनके साथ आपको स्क्रीन शेयर करने का मौका मिल रहा है। अच्छा मनदीप जी, आपके ऊपर तो हम बात ही कर ही रहे हैं कि किस तरह से आपकी जर्नी रही। बहुत सारे काम हैं आपके, अक्षय कुमार के साथ जी के साथ आपने काम किया, अमिताभ बच्चन के साथ काम किया आपने, तापसी पन्नू के साथ आपने काम किया है। लेकिन आज सुबह एक दुखद घटना भी हुई है बॉलीवुड की, आपको शायद जानकारी हुई गई कि लता मंगेशकर जी जो कई सालों से उन्होंने दिलों में राज किया है और आज भी उनके गाने लोगों के जहन में गूंजते हैं, और लेकिन अब वो हमारे बीच में नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे आप उनकी याद में? आप देखिए वो उनका तो अपना एक गाना है कि मेरी आवाज ही बस मेरा सब कुछ है, वही रहेगी। वो क्या पूरा गाना था, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है जी। बदल जाएगा। तो वो एक, मुझे वो पूरा वर्डिंग याद नहीं आ रही, बट वो आज भी हमारे बीच में है, उनकी आवाज जिंदा है और उनके जैसा कोई नहीं है। वो तो जैसे कल सरस्वती पूजा थी तो समझ लीजिए सरस्वती ने उनको अपने पास बुला लिया है जी। तो वो दुखद तो है, बट उनकी जो अभी 90 साल तक की उनकी जर्नी रही है बहुत बड़ी रही है, बहुत महान रही है। तो लॉस तो है इंडस्ट्री को जी, तो भी क्या कर सकते हैं। बिल्कुल वो अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनके जो गाने हैं वो अमर हो गए हैं, इसमें कोई शक नहीं। उनके इतने इतने सारे उनके, चाहे हम देशभक्ति के गाने ले लो कि जरा याद करो कुर्बानी, क्योंकि जब भी वो बजता है तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अक्सर आंसू निकल जाते हैं, क्योंकि वो इतना खूबसूरत उन्होंने गाया है। हम चाहे उनके कोई भी गाने ले लें, उनके हर गाने बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो जब आप कभी कभी आप खाली बैठे रहते होंगे तो कौन कौन से गाने आपको उनकी याद आते हैं और किस तरह से आप गुनगुनाते हैं? मैं तो किस्सा भी शेयर करना चाहूंगा आपके साथ, अल्लाह स्पीकर आया तो मैं जब दिल्ली में था तो एक म्यूजिक वीडियो में मैंने काम किया था जिसका नाम है लाडली। वो लड़कियों पे थी और दुजॉय नामबियर डायरेक्टर है साउथ के, उन्होंने डायरेक्ट किया था। तो वो AR रहमान और लता जी ने गाया था और लता जी ने कई सालों बाद वो वाला गाना गाया था। बीच में उनका बहुत बड़ा गैप था, देख लिया होगा उन्होंने। तो रौनक है तू मेरी रौनक, ये आप YouTube पे अगर कभी सर्च करेंगे तो सुनिएगा जी। तो उसमें एक लड़की के ऊपर पूरी स्टोरी है, छोटी बच्ची बड़ी होती है और वो उनकी वो लास्ट में फाइटर प्लेन उड़ा रही है जी। तो लड़कियां क्या क्या नहीं कर सकती, वो लता जी ने वो गाना गाया तो मैंने उसको परफॉर्म किया था। तो वो एक मेरी याद है। बिल्कुल मनदीप जी, वाकई ये भी यादगार पल होगा आपके लिए और आज तो आपको वो पल आपको जरूर और बेहतर तौर से आपको याद आ रहा होगा, क्योंकि वो अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें और उनके गाने हमेशा हमारे दिल में रहेंगे जी। तो वो आवाज तो अभी भी चलती रहती है दिमाग में। बिल्कुल मनदीप जी, समय निकालकर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बातें हम और कुछ बहुत सारी बातें करना चाहते थे क्योंकि इतने सारे काम हैं आपके, लेकिन समय कम है, नहीं तो उस पर हम और चर्चा करते। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। तो बातें सितारों की में आज हमने मुलाकात की अभिनेता मनदीप कुमार से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक ले दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।